हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास। ओके, तो आज अपने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का टाइप है। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज परमानेंट इफेक्ट एंड नेक्स्ट वन इज टेम्पोररी इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, फर्स्ट वन इज परमानेंट और जो नेक्स्ट टाइप होगा उसको बोलते हैं टेम्पोररी इफेक्ट। ठीक है, अगर अपने परमानेंट इफेक्ट की बात करें तो परमानेंट इफेक्ट में आता है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और टेम्पररी इफेक्ट की बात की जाए तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर एटलीस्ट रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तब टेम्पररी इफेक्ट काम करेगा। ओके, इंडक्टोमेरिक एंड इलेक्ट्रोमेरिक। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज परमानेंट एंड सेकंड वन इज टेम्पररी। परमानेंट इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, और टेम्पररी इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टोमेरिक एंड इलेक्ट्रोमेरिक होता है, जिसमें से हम अभी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट को अपने एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट की अगर अपने बात करें तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके इलेक्ट्रॉन स्फीयर हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि इन दोनों के बीच में क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, या तो आप इसको सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हो। तो सिग्मा बॉन्ड्स आर अट्रैक्टेड बाय और डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस वजह से यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? बिकॉज Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। ठीक है, तो इस वजह से कार्बन 1 के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो ये अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? कार्बन 1 एंड कार्बन 2, तो इनके बीच में भी सिग्मा बॉन्ड है, तो कार्बन 2 क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन 1 की तरफ चला देता है, तो जिस वजह से कार्बन 2 पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और एज सिमिलर कार्बन 2 एंड कार्बन 3 के बीच में भी यही प्रोसेस होती है, तो इस वजह से कार्बन 3 अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन 2 की तरफ चला देता है। ओके ओके, अब यहां पर हमको एक चीज का ध्यान देना है कि हमने यहां पर देखा कि कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में कार्बन 2 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को C1 की तरफ चला दिया था। तो इस वजह से कार्बन 2 का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन 1 से क्या होगा? स्मॉलर। ओके, और एज सिमिलर कार्बन 2 एंड कार्बन 3 की अगर मैं बात करूं तो कार्बन 3 का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन 2 से क्या है? स्मॉलर। ठीक है, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? कम होता जाता है, और 4 to 5 कार्बन तक तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, जो अपने इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर के अंदर या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अपने इसको डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो ये तो हो गई इंडक्टिव इफेक्ट की बात। अगर मैं इसको इसकी डेफिनेशन से समझाऊं, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अपने पास एक सैचुरेटेड चेन होगी। सैचुरेटेड चेन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा और कार्बन चेन के एंड पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, सैचुरेटेड चेन में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और कार्बन के एंड पर, कार्बन चेन के एंड पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है प्रेजेंट, ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट अपने उसको बोलेंगे। ठीक है, अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट होता है इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपने बात करते हैं तो ध्यान देना है कि यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ओनली एप्लीकेबल इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्प्लेस टुवर्ड द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस टुवर्ड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ओके, तो ये तो हो गए 1, 2 एंड 3। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ध्यान रखना है कि डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, जो कि मैंने आपको बोला था। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ओके, और अगर फिफ्थ की अगर अपने बात करें तो यहां पर ध्यान देना है 4 to 5 कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। 4 to 5 कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। और इसका जो सिक्स्थ पॉइंट है वो होगा, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। क्लियर? ओके, तो ये होते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, तो इसको अगर इसके डेफिनेशन से समझा जाए तो इफ द सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसको अपने एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हमको एक चीज का ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नेचर के। क्लियर? और अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो CS2 NHO एंड CONO। ठीक है, जहां पर इस ऑक्सीजन के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, और अगर हम इसके दूसरे एग्जांपल की बात करें तो क्लियर, यहां पर अपने को टर्शरी देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन ओके, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है, अगर इस तरह का ऑर्डर देखने को मिले तो हमको ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं वहां पर सबसे फर्स्ट होगा
हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ पोलर कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस वजह से, ठीक है। तो इसके अपने ने रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स के बारे में बात की और जो इसके एग्जाम्पल्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, अगर हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की अगर अपने बात करते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर अगर हम इसको डेफिनेशन से समझें तो इफ द सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द कार्बन एटम इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वर्ड देखने को मिलता है तो समझ जाना है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हुए देखने को मिले चेन के अंदर तो हमको समझ जाना है कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वहां पर होगा। ओके, और अगर अपने इसके कुछ एग्जांपल से इसको समझे तो फर्स्ट वन इज एफ सी एल बी आर आई, बिकॉज एफ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है किससे? सीएल से, ठीक है, और सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बीआर से ज्यादा है, बीआर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई से ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑर्डर तैयार होता है, ठीक है। अगर अपने दूसरे ऑर्डर की अगर बात करें तो मैं क्या करता हूं, ये जो सीएल बीआर आई है ना, ये कार्बन के साथ लगा देता हूं, ओके। तो यहां पर भी मेरे को सेम ऑर्डर देखने को मिलता है, क्लियर? ओके, तो यहां तक क्लियरिटी आ गई। ओके, तो यहां पर अब अपने देखेंगे कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के अंदर, ठीक है, अगर मैं जैसे कि sp sp2 और अगर sp3 लूं तो तब वहां पर ऑर्डर क्या देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम इसके हिसाब से चलें तो ध्यान रखना कि अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, ओके, हमको यहां पर ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है और मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो इनमें से सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना वो ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, ओके। ये sp sp2 और वो रहा sp, तो sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा sp2 से, ठीक है, और sp2 किससे ज्यादा होगा? sp3 से, क्लियर? तो ये होता है इसका एक ऑर्डर है, ठीक है। मैं इंडक्टिव इफेक्ट के एक ऑर्डर के बारे में भी डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है वो कब देखने को मिलेगा? जब x प्रेजेंट होता है। x का मतलब क्या हुआ? हेलोजन नहीं समझना है, उसकी जगह अपने फंक्शनल ग्रुप्स लेंगे, या एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। अगर हम उसके ऑर्डर की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इज x, x क्या है? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है। चलो, क्लियर हुआ? तो इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट होता है जिसमें अपने ने पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।